साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर वाम से दिल्ली प्रदेश का एक आम सभा का आयोजन है, जहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी आ रहे हैं। भगवान बुद्ध जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज सर मान्य जी, आपकी जो आज आम सभा का आयोजन है, आपका क्या उद्देश्य है? नंबर पहले तो ये कोई आम सभा नहीं है, और इसका जो उद्देश्य है वो जो वामसेफ का उद्देश्य है, शिक्षा, लोगों को शिक्षा देना, उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक करना, और लोग भटके हुए लोगों को जो मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके बारे में जागरूक आप कुछ कहना चाहोगे सर? वामसेफ जो है, वामसेफ संगठन जो है सरकारी संगठन होता है, और सर इसमें जो हमारे दबे कुचले लोग हैं वो इस बारे में समझते नहीं हैं, तो उन्हें लोगों को जागरूक करना, उन्हें समझाना सर, ये वामसेफ का यही दायित्व बनता है कि उन्हें लोगों को प्लेटफार्म पर ठीक प्लेटफार्म बनाना, सही उन्हें गाइडेंस करना। सर यही वामसेफ का दायित्व है कि लोगों को मिशन घर घर पहुँचाना और उन्हें जागरूक करना। सर, आप कुछ कहना चाहोगे वामसेफ के विषय के? सबको एकता बनानी है, और एकता के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। हम भी हमारे बाबा साहब के उपदेश पे चलेंगे, हम उपदेश पे चलेंगे, और जितने भी हम पे मदद हो सकेगी फिर पब्लिक जोड़ने की, हम पब्लिक भी जुड़ाएंगे, सहयोग देंगे पूरा। मैं मांगेराम जी जो अध्यक्ष हैं वामसेफ जी की, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर आप, हाँ सर, इंजीनियर साहब आप कुछ कहना चाहोगे? आपका क्या, इसका क्या उद्देश्य है आज की मीटिंग का? वामसेफ को हमारे मानवर काशीराम साहब का जी बहुत बड़ा धनवा है जी जी, इसके आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं विभिन्न सभी को, लोगों को शिक्षित करना और संगठित करना जी जी, और संघर्ष करने के लिए आया था। और उन्हीं के मानवर काशीराम के जी जी, उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, और पूरा कोशिश भी है कि हम लोग फिर उसी तरह से जो हमारे मानवर काशीराम साहब थे उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। मनोहर जी, आज का जो ये आम सभा का आयोजन है वामसेफ की जगह, इसमें समाज के लिए क्या संदेश आएगा? जी सर, वामसेफ की विचार संगोष्ठी का आयोजन है जी जी, और वामसेफ विचार संगोष्ठी जो है एक छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो देश भर में हर कोनों में लगाया जाता है जी। आज यहीं दिल्ली प्रदेश के अंदर ही नहीं, ये विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम देश के और कोनों में भी चल रहा होगा। वामसेफ एक ऐसी यूनिवर्सिटी और एक ऐसा संगठन है कि जो देश के अंदर बड़ी लंबे समय से धूम मचाए हुए है, और इसको 40 साल, लगभग 40 साल हो गए हैं वामसेफ संगठन को बराबर तत्पर कार्य करते हुए, जो कि मेन उद्देश्य जो बाबा साहेब के 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, के आधार पर जो हमारे सभी समाज के जो कार्यकर्ता हैं, समाज के जो जागरूक लोग हैं, समाज के जो विद्वान साथी हैं, वो देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को देश के अंदर जो है जागरूक करने का काम, शिक्षित करने का काम इस वामसेफ यूनिवर्सिटी के माध्यम से कर रहा है। वामसेफ यूनिवर्सिटी बेशक एक इसका कोई कॉलेज, स्कूल, संस्थान निश्चित जगह नहीं है, लेकिन ये अपने माध्यम से एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। सरकारी कर्मचारी इसमें अपना तन मन धन का सहयोग दे करके, कोई विचार देता है, कोई पैसा देता है और कोई समय देता है। कई लोग जो इस संगठन को चलाते हैं वो सभी कुछ समर्पित करते हैं, अपने आप को पूरा समर्पण दे करके इसके माध्यम से देश के अंदर कारवां को आगे ले जा रहे हैं। और वामसेफ यूनिवर्सिटी, वामसेफ संगठन एक ऐसा संगठन हो गया है, ऐसा बनकर के तैयार हो गया है कि जिसके माध्यम से लोगों ने, समाज की जो विद्वान साथी हैं, उन्होंने संगठन बनाने सीख लिए, पार्टियां बनानी सीख ली, और आज बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन इसके पैरेलल बराबर काम करना चाहते हैं। लेकिन समाज की दुविधा है कि समाज एकजुट इकट्ठा होने के लिए अभी तत्पर तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही आगे आगे कारवां बढ़ेगा, समाज एक मुट्ठी में और एकजुट होकर के आगे अपना राजा चुनने का, अपना नेता जो उनका सही नेतृत्व कर सके उसको चुनने का काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। अभी तक देश की आज़ादी में जो 75 साल गुजरे हैं, 75 साल की आज़ादी के अंदर देश में अभी हमारा जो वोटर है, हमारा जो समाज है, वो अभी वोट डालने का पूर्ण रूप से काम नहीं सीख सका है। उसे यह अभी तक जो है उसके विवेक में नहीं पैदा हुआ है कि भाई हमें अपना राजा कौन चुनना है।
राजा कैसा होना चाहिए और राजा जो है किस तरह से चुनना चाहिए, ये उसके विवेक में अभी बात पैदा नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे विजेंद्र सिंह जैसे IPS अधिकारी, माननीय सुलेख चंद्र जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप जी और हमारे पूर्व पदाधिकारी रहे IPS विजेंद्र सिंह जी तथा हमारे देवेंद्र सिंह SP पूर्व और तथा इंजीनियर साहब जो हैं हमारे साथ कर्मठ होकर के काम कर रहे हैं और बामसेप को आगे पहुंचाने का, आगे बढ़ाने का काम। और इतना ही नहीं, हमारे विजेंद्र सिंह IPS जी ने तो यह भी निश्चित किया है कि मैं आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो युवा हैं, आने वाले जो विद्वान साथी हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको वो एज ए ट्रेनर काम करेंगे, देश के अंदर कोने कोने में जाकर के अपना कारवा फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये बामसेप का जो काम है, ये बहुत ज़बरदस्त काम है जो चल रहा है। मान्यवर जी, बामसेप की फुल फॉर्म पूछना चाहते हैं। बामसेप की फुल फॉर्म दी ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST OBC माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जी, ये जो संगठन है, ये मान्यवर काशीराम जी ने जब मान्यवर काशीराम जी ने जब बाबा साहेब को रीड किया, बाबा साहेब को पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने दिमाग में ये बात आई कि भाई बाबा साहेब ने जो है आगरे की 1956 में जो आगरे में सभा हुई थी, उन्होंने आगरे की सभा में रोया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसी आधार पर मान्यवर काशीराम जी ने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने का काम, उनके डोर टू डोर, उनके दरवाजे पर जाकर करने का काम किया, जिसके माध्यम से आज समाज काफ़ी जागरूक हुआ और बाबा साहेब का नाम ही नहीं, बुद्धा का नाम नहीं, पूरे जोर शोर से देश में एक परिवर्तन की लहर, एक व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है, जो बामसेप और मान्यवर काशीराम जी तथा बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब यदि नहीं होते तो आज हम यहाँ शूटेड बूटेड और इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के जो मीडिया के सामने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए नहीं होते। तो यही विचार और यही काम जो है हमारा तत्पर चल रहा है। मान्यवर जी, बामसेप जो है आज की स्टेज में कहाँ किस सीमा तक पहुंच रहा है, तो आज ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, बामसेप की क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी भविष्य में? हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र एक इनका वोट लेने का मसौदा है जी। खाली हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर, हिंदुत्व फैलाने के नाम पर, हिंदू मुस्लिम फैलाने के नाम पर केवल वोट लेने का काम कर रही हैं, जिससे कि हमारा सोया हुआ जो समाज है उसका अभी विवेक जगा नहीं। जो बामसेप विवेक जगाना चाहती है, वो विवेक अभी बामसेप के माध्यम से भी और अन्य संगठनों के माध्यम से भी अभी पूर्ण रूप से जाग नहीं पाया है, जिसकी वजह से आज हमें देश के अंदर संगोष्ठियाँ, कैडर कैंप, सभाएँ और अन्य चीज़ें जो है हमें लेकर के चलना पड़ रहा है। ये बामसेप यूनिवर्सिटी इसीलिए यही काम कर रही है कि ताकि ये हिंदू राष्ट्र का जो मसौदा है, हिंदू मुस्लिम का जो मसौदा है, वो जो है वो कारवां आगे न बढ़ सके। उन लोगों की जो हमारे जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं या हमारे जो विपक्षी लोग हैं, जी जी, वो इस काम को, हिंदुत्व के मसौदे को या इसका चेक ना भुला सके। इसलिए हमारा जो ये बामसेप है डोर टू डोर जाकर के काम करने के लिए तत्पर तैयार हुआ है। ऐसे ही नहीं, हमारे देवेंद्र सिंह SP साहब जी भी हमारे साथ लगे हैं और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ लगे हैं। देश के हर कोने में हमारे विद्वान साथी दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस सपने को हम साकार नहीं होने देंगे जो कि इन्होंने अपना हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर चले हैं, इसको हम साकार नहीं होने देंगे। इसको हर तरह से नाकाम करने का काम हम अपने पूरे दल बल के साथ करेंगे। जितना हमें दम है, जब तक हमारी सांसें, जब तक हम लगे रहेंगे, ये बामसेप का कारवां है और बामसेप इसी चीज़ को लेकर चल रहा है। धन्यवाद साहब। देखिए, यहाँ पर देवेंद्र जी SP साहब आए। हम जानना चाहेंगे साहब, आप ये हिंदू राष्ट्र बनना चाह रहा है, आपका क्या विचार है इस बहुजन समाज का जो बामसेप आप आम बैठक विचार गोष्ठी की जा रही है? सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सबका विकास, सबका साथ हो रहा है देश के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? सबका साथ, सबका विकास कहाँ हो? विकास कुछ लोगों का हो रहा है। साहब, अनाज फ्री बट रहा है, बिजली फ्री बट रही है, पानी फ्री बट रहा है, तो विकास नहीं है सर ये? इसको विकास नहीं कहा जा सकता। और बोलिए, आपके विचार क्या हैं इसमें? ये केवल विकसित होने के लिए, विकास को रोकने के लिए जी 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 उनको एक ये साधन दिया जा रहा है जी,
माइक को नीचे नीचे करो, माइक को नीचे। हाँ विकसित न हो जी 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 और इसी को प्राप्त करके जी जी इसी में संतुष्ट रहें, जी। तो विकास कैसे कहा जा सकता है? मान्यवर जी, पब्लिक तो खुश है, जनता पब्लिक खुश नहीं, जी किसी भी तरह खुश नहीं है। कहने के लिए कुछ कहते रहे कि पब्लिक खुश है, पब्लिक खुश नहीं, लाचार है। और इस तरह से उसको और दीनहीन बनाने की योजना है, जी जिससे ये बिल्कुल गर्त में चले जाएं और हर तरह से विकास इनका रुक जाए, यही मेरा कहना है। चलाने से पहले हमारे बीच में बौद्ध विहार के पूर्व प्रधान जी आ गए हैं। जरा तालियों से स्वागत होना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता का भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में आपको अधिकार दे दिया। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य आपका मतलब कि जो देश विरोधी ना हो, अपने ज्ञान के संबंध में या किसी को जो अच्छा दे सकते हो उसके बारे में विचार रख सकते हैं। आप कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता है, कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तो यह भारतीय संविधान में बाबा साहब ने आपको ये दिया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। एक बाबा साहब का जो भाषण है वो बहुत भी मतलब कि विख्यात है, जो एनिगेशन ऑफ कास्ट या जाति विच्छेद के नाम से हम जानते हैं। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, जब तक ऊंच नीच भेदभाव के षड्यंत्र के कुचक्र में हम फंसे रहेंगे, हम ना तो एक हो पाएंगे। प्रणाली परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने आपको दिए संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को न्याय लेने की, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो न्याय प्रणाली है वो भी आपको न्याय देने के लिए बाध्य है। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ। बाबा साहब के हमारे बीच से जाने से लेकर ये जो करोड़ों लोग हमारे जैसे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, राजनीतिक लोग हैं, हम करोड़ों लोगों ने आज क्या किया उनके जाने के बाद, इस पर कभी मंथन नहीं होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, और हम कहां जा रहे हैं, हम आज कहां खड़े हैं, ये 2-3 उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के कार्यकाल में 2016 के अंदर नोटबंदी हुई, अचानक नोटबंदी हुई। प्रधानमंत्री महोदय रात को 8 बजे टीवी पर अवतरित होते हैं और बिना कैबिनेट की परमिशन के, बिना पार्लियामेंट की परमिशन के एक वक्तव्य जारी होता है रात को 8 या 9 बजे कि आज रात के 12 बजे के बाद 1500 के सारे नोट पूरे देश के अंदर बंद हो जाएंगे। और रात को 12 बजे ही सारी करेंसी बंद हो गई। सारे राजनीतिक दलों ने हल्ला उतारा, सामाजिक संगठनों ने भी बहुत हल्ला किया, लेकिन क्या पूरे देश से नोटबंदी की प्रक्रिया को रोक पाए? नहीं रोक पाए, यही सच्चाई है। उसके बाद की दूसरी घटना, जब कोरोना काल हुआ तो पूरे देश के अंदर नोटबंदी कर दी, तालाबंदी हो गई और थालियां बजवाई गई। गरीब लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए, अपने अपने वतन को लौटने के लिए। खाने पीने का कोई साधन नहीं था, ना ट्रेन थी, ना बसें थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या सारे राजनीतिक विपक्षी दल, हम सब लोग मिलकर के उस तालाबंदी को रोक पाए? नहीं रोक पाए। क्या कश्मीर के अंदर 370 धारा को लेकर जो पूरे प्रदेश के अंदर बंदूक की नोक पर लोगों को कैद किया गया, मीडिया से अलग कर दिया गया,
क्या हम उस 370 की धारा के अंदर कश्मीर में रहने वाले लोगों के प्रति कोई आवाज उठा पाए कि वो नोटबंदी गलत थी? नहीं उठा। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जिस तरीके से ये वर्तमान सरकार हमारे भारतीय संविधान को नेस्तनाबूद करके इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तरफ आमदा है, 2025 के अंदर इनका 100वां जश्न मनेगा। तो क्या जिस दिन अगर ऐसा हुआ, अगर फिर भाई साहब प्रधानमंत्री रात को आए और उन्होंने कहा कि आज रात के 12 बजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान इस देश के अंदर खत्म होता है और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, तो सोचने का विषय यह है कि इस देश के अंदर रहने वाले मुस्लिम और दलित विशेष रूप से हमारा क्या होगा? हम क्या कर पाएंगे? जब पहले नहीं कुछ कर पाए तो हम आज क्या कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। और 2024 में दोस्तों, 2024 की आहट हमें ये याद दिला रही है कि अगर दोबारा यही नफरत फैलाने वाली सरकार 2024 में वापस आई, अपने आरएसएस की स्थापना का जो 100वां जश्न मनाएंगे, इनकी पूरी तैयारी है, इनकी संसद बैठ चुकी है, संसद बैठ करके नए संविधान की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है, तो वो दिन कितना खतरनाक इस देश के दलितों के लिए होगा और कितना खतरनाक इस देश के मुस्लिमों के लिए होगा, ये सोचने का विषय है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। मैं मानता हूं कि सामाजिक आंदोलन जरूरी है। सामाजिक आंदोलन के मजबूत हुए बिना राजनीतिक आंदोलन शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन इससे बड़ा कड़वा सच ये भी है कि आखिर सामाजिक आंदोलन की सीमा कब तक होगी, कब तक चलेंगे ये सामाजिक आंदोलन? अगर बाबा साहब भी सामाजिक आंदोलन ही चलाते रहते तो क्या राजनीतिक पार्टी बना करके जीत करके पार्लियामेंट में न गए होते, तो क्या उनका बनाए हुए संविधान के अंदर दिए गए आरक्षण के प्रावधान के तहत हम यहाँ पर बैठे हुए होते? उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। यही काम माननीय काशीराम साहब ने क्या लंबे समय तक सामाजिक आंदोलन किए। जिस संस्था के प्लेटफॉर्म से आज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके जनक, इसकी देवती हुई थी, लेकिन एक समय आने पर उन्हें भी अपने सामाजिक आंदोलन को अपने राजनीतिक आंदोलन के अंदर परिवर्तित करना पड़ा। आज मेरी आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से ये गुजारिश है कि 2024 में जो होने जा रहा है और जिसकी आशंका है कि ऐसा होगा, हमें कम से कम राजनीतिक रूप से भी अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर राजनीतिक रूप से हमने नहीं सोचा तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर इसी सिर्फ लोकसभा की बात करूं जिसमें हम आज प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ये उत्तर पूर्वी लोकसभा है, इसके अंदर 10 विधानसभाएं आती हैं। इन 10 विधानसभाओं के अंदर दलित और मुस्लिमों की संख्या लगभग 50% है, लेकिन देश की आजादी के 75 वर्ष हो जाने के बावजूद भी किसी भी राजनीतिक स्वर्णवादी पार्टी ने आज तक इस लोकसभा के अंदर किसी दलित को या मुस्लिम को आज तक अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। किसने बनाया हो तो बताएं। वोट हमारा पिछला चुनाव अगर आप देखें, इसकी भूमिका देखें, जाकर लंबानी बस में बंद कर रहा हूं। 2019 के चुनाव में 3 प्रत्याशी आपके सामने थे। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आपके सामने था, कांग्रेस का प्रत्याशी आपके सामने था और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। तीनों के तीनों पंडित थे, तीनों पंडित थे। 3% पंडित दिल्ली में और तीनों पार्टियों में प्रत्याशी पंडित, यानी कि 1% की शेयर वाले आदमी को हमने जिता करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा। जो पार्लियामेंट में गए हुए आदमी ने कि नॉर्थ ईस्ट के दंगे हो और चाहे हमारे अधिकारों को कुचलने की बात हो, हमेशा हमारा गर्दन काटने का काम किया। हम अपना विकल्प कब भेजेंगे? क्या हमारे बीच में विजेंद्र सिंह जैसे लोग नहीं है? क्या हमारे बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया वकील, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है? क्या हम अपने वोट का सही उपयोग नहीं कर सकते?
पार्टियों को छोड़ करके अपना विकल्प पैदा करके क्या संसद में इस 9 की सभा से, इस लोकसभा से क्या हमें अपना प्रत्याशी विकल्प के रूप में नहीं देना चाहिए? ये आज चिंतन करने के लिए कब सोचेंगे हम, कब हम जाएंगे वहां पर? बाबा साहब ने ये बात कही थी कि सारी समस्याओं की चाबी का ताला जो है राजनीति के अंदर है। हम बाबा साहब के गुणगान तो करते हैं, लेकिन क्या हम आज तक अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर पाए? नहीं कर पाए। अगर सही इस्तेमाल क्या होगा तो जो हमारी राजनीतिक बंद कराऊंगा, जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसका ये असर ना होता कि विधानसभा में 1000 वोट रहेगा बहुजन समाज पार्टी, हम सब लोगों की वोटें हुई, तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई। हमारे ऊपर वाले लोगों ने की, नीति निर्धारकों ने की, वोटर ने की, कहीं ना कहीं तो चूक हुई, कहीं ना कहीं तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए समय की बातें ना होते हुए, अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं कि राजनीति की तरफ बढ़ने का भी रास्ता करो और सामाजिक आंदोलनों को चलाते हुए एक राजनीतिक शुरुआत भी उस पैमाने पर होनी चाहिए कि हम लोग सत्ता की तरफ बढ़ सकें। तभी, क्योंकि जो भी उजाल हो रहा है धर्म और जाति के नाम पर पूरे देश के अंदर जो भी षड्यंत्र हो रहा है, ये तो सिर्फ आड़ है, मंदिरों की आड़ है, मस्जिदों की आड़ है। सच्चाई ये है कि सत्ता पर काबिज रहने का एक तरीका है, और जो कुछ भी संचालित हो रहा है देश के अंदर वो राजनीतिक सत्ता से ही हो रहा है। इसको हम माने चाहे ना माने, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस वर्ष को 75वां अमृत महोत्सव का नाम दिया। बस इसी बात को कहकर के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अमृत महोत्सव जगह जगह देखा होगा, अमृत महोत्सव आजादी का क्या है? अमृत महोत्सव हमने तो कभी अमृत नहीं देखा, हमने तो कभी अमृत की शीशी भी नहीं देखी, हमने कभी अमृत का कोई शोरूम नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने अमृत कभी चखा नहीं। तो ये अमृत महोत्सव कौन सा है? ये अमृत महोत्सव है साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना कर सत्ता पर काबिज बने रहना, ये ही आज की तारीख में अमृत महोत्सव है जिसका लाभ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ले रही है। इसलिए मेरे मित्रों, आज समय आ गया है कि हम राजनीतिक चेतना का पुनर्जागरण करते हुए अपनी मुहिम को थोड़ा सा डाइवर्ट करके, अभी 1 साल है पार्लियामेंट के चुनाव का, 2024 अप्रैल में चुनाव होगा, अभी हम मार्च में चल रहे हैं, पूरा 1 साल है। इस बारे में चिंतन करें, मनन करें और अपने बीच के किसी जागरूक साथी को अपना प्रत्याशी बना करके इन तीनों पार्टियों के सामने एक जोरदार तक पैदा करें ताकि हमारी आवाज को मजबूती के साथ उठाया जा सके। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो। काम करें पर ऐसा हो नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, संगठन में आज से भी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, शायद कहीं कोई जगह रही हो जहां हम लोग प्रोग्राम करने ना गए हों, पर बड़े गिने चुने चेहरे किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं। शायद मुझे भी बहुत सारे लोग चेहरे से पहचानते होंगे, मैं मैक्सिमम चेहरों को पहचान रहा हूं, हो सकता है उनका नाम मैं ना समझ रहा हूं। क्या कारण है? समाज में भी अभी बुद्ध धर्म का कुछ हो रहा हो वही वो लोग हैं, राजनीति का हो रहा हो वही वो लोग हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम लोग एससी और ओबीसी लोग हैं वो ही इस व्यवस्था को ढो रहे हैं। साथियों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब इसका समाधान बता के गए हैं। उन्होंने बताया कि जब तक ये वर्ण व्यवस्था की मान्यता धर्म के द्वारा, उनके वेदों के द्वारा रहेगी, ये व्यवस्था बनी रहेगी। लोग SC ST OBC के लोग सड़क पर आए, सरकार को पीछे कदम खींचने पड़े और जो SC ST एक्ट लागू किया गया सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू करना पड़ा। और ये बहुत कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। साथियों, इसमें हमको घर घर जाकर अपने समाज में जाकर पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। ऐसे में हमारे ऐसे मानना है, मेरा मानना है और हमारा मानना है कि अगर हम इसमें लोगों को जागरूक करें, लागू हो गई जाएगी, 1 साल हो गई, अगर हम इसको 5-10 साल में लागू कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जो पड़ गया है वो अलग हो गया,
अपने पीछे वाले को छोड़ देता है और आप आगे बढ़ जाता है, समाज को उसका कोई योगदान नहीं रहता। इसकी जरूरत है, हमें अपने छोटे वाले को भी लेकर चलना, पीछे वाले को भी लेकर चलना साथ। तो इसको सुधारने के लिए तो हमें वोट का जो है, वोट करते समय हमें ध्यान देना, हम किसको चुन के भेजें, ये हमारी बात उठाएगा या नहीं उठाएगा। जो हमारी बात उठाने लायक व्यक्ति है तो उसे वोट दो। तरह से फैला दिया है उन्होंने, और वह पूरे सामाजिक संगठन है उनका, उनकी आरएसएस जो है, जिसके द्वारा एक एक घर को जागृत कर दिया गया है। और इसका परिणाम आगे चल करके जो अभी भाई ने बताया कि 24 के अंदर वास्तव में बहुत बड़ा भयंकर परिणाम हमें भुगतना होगा अगर हम लोग संगठित नहीं हुए, चाहे वह सामाजिक संगठन है, चाहे वह राजनीतिक संगठन है। इसके बगैर अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो बहुत बड़ा हमारे सामने संकट आ सकता है। मैं अभी आपको एक उदाहरण अभी बताता हूँ। इसमें जब देश की आजादी की बात चल रही थी तो 1940 के अंदर जो हमारे ये आरएसएस के चीफ गौरवकर थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने, पुस्तक का नाम था वी एंड आवर नेशन फूड। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा था, गावस्कर संजय ने, उन्होंने क्या लिखा इसे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जब सत्ता हाथ में आ जाए, जब सत्ता हाथ में आ जाए तो उसके जितने भी देश के संसाधन हैं, जितने भी उपकरण हैं, उन सबको जो है, उन सबको जो सरकार अपने हाथों में ले ले, चाहे रेलवे है, चाहे LIC है, सबको हाथ में ले ले, जितने भी, चाहे वह उसके वन है, चाहे कृषि है, सबको हाथ में लेकर के और अपने विश्वसनीय मित्रों को उनके हाथ में सौंप दे। और इसके अलावा जो 95% लोग हैं, 95% लोग जो हैं, उनको भिखारी बना दो। भिखारी बनने पर कैसे बनेंगे? जैसे आप देख रहे हैं अनाज बट रहा है, फ्री में बट रहा है। हमारे महिलाएं खड़ी हो गई है, बच्चों का ध्यान नहीं है एजुकेशन पर, लेकिन सुबह जाते हैं, शाम तक वहीं खड़ी रहती है, लेकर के आती है, शाम को बिकना शुरू हो जाता है, चले जाते हैं खरीदने वाले, आवाज लगती है अनाज बेच लो, अनाज बेच लो। ये क्या है? बच्चों को शिक्षित से वंचित करना शिक्षा से, और कल को ये भीख भी बंद हो जाएंगे। साथियों, उनका कहना है गवर्नर का 50% लोगों को भिखारी बना दो, कभी भी सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। ये गौरवकर ने 1940 में लिखा पुस्तक के अंदर। गौरवकर ने ये भी उसका देखिए एक बयान और मैं आपको बताता हूँ। साथियों, गौरवकर ने कहा था कि जो जब देश की आजादी की बात चल रही थी अंग्रेजों से, तो उन्होंने कहा मैं ताउम्र जो है आप अंग्रेजों की जो है गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, ताउम्र गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए आरएसएस को जिसके अंदर दलितों और मुसलमानों और OBC के लोगों को बराबर का अधिकार, उनको जो है समानता का अधिकार संविधान में दिया जाए। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा हम पूरी उम्र आप लोगों की चाकरी करेंगे, आपकी गुलामी करेंगे। ये आरएसएस के शब्द हैं और आज आप देख रहे हैं साथियों, आरएसएस का ही छाया है पूरे भारत में। सामाजिक संगठन का शक बना दिया है, उसको अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो वास्तव में हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने सामाजिक संगठन मजबूत करने होंगे, बहुत मजबूत करके। क्योंकि अब देखिए, जहां तक उसकी बात आती है, मैं राजनीति की बात बताता हूं। अगर राजनीतिक संगठन भी काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी को मैं, जो हमारे जितने भी सामाजिक हमारे बहुत महापुरुष हुए, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, काशीराम जी में लास्ट के जो हमारे काशीराम जी ने, जैसे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने, उसके बाद हमारे और जो हमारे बहुत से थे जो महापुरुष थे, उन्होंने तो कराई, लेकिन काशीराम जी ने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 1 रुपया, मुझे 1 रुपया चाहिए, एक वोट के साथ 1 रुपया चाहिए, एक वोट 1 रुपया चाहिए, मैं इसको हला दूंगा। और वास्तव में वही परिणाम हुआ। यूपी के अंदर तीन महीने तक मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, 3 बार मायावती से, हाँ 3 बार, चौथी बार बनी। तो ये क्या था? ये सामाजिक संगठन का महत्व है। लेकिन आज क्या होता है कि 1000 रुपए की रसीद कटवा लो, 1000 रुपए कटवा लो, लेकिन समाज को जोड़ना नहीं चाहते। अगर 1 रुपए से जुड़ेगा तो समाज जुड़ेगा, गरीब भी उसमें होगा, अमीर भी उसके अंदर होगा। साथियों, तो मेरा मानना यह है कि सामाजिक संगठन दौलत से नहीं, समाज के वोटों से होगा। हमें वोट को, अधिकार को पूरा अपने कब्जा करना होगा। तो इसी के अलावा साथियों, अभी मैं एक की बात नहीं होती। जब B.R. अम्बेडकर कह रहे हैं
करेगा उस दिन समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। हमें उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज फलाने दिन का ये प्रोग्राम है, आप आइए। हमें ये तरीकों को अपनाना पड़ेगा कि यूथ को कैसे इस बीच में, इस समाज में जोड़ा जाए, इस समाज के प्रोग्रेस में जोड़ा जाए, और वो जोड़ा जाएगा उन समान तरीकों से। जब अंबेडकर कह रहे हैं शिक्षित हो, तो क्यों ना हम उन सभी सोशल सर्कल्स में जाके स्टडी सर्कल्स को अपनाएं। हम क्यों ना उन सभी अंबेडकर की बातों को अपनाएं जो बोले कि हाँ संगठित होने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले पढ़ने की जरूरत है। जातिवाद को तोड़ना मार्क्स से ये कह देने से खत्म नहीं हो जाता कि हम जातिवादी हैं। जातिवादी को तोड़ने का मतलब है, तो आप कितने पल्ली प्रथा जो चलता आ रहा है, पल्लू प्रथा कितने समाज में लाए, उन सभी को ब्राह्मणों में है, तो आप उस पल्लू प्रथा को क्या अपनाते हैं और क्या आप अपने घर में महिलाओं को बताते हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में किताब होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में ज्योतिबा फूले की किताब होनी चाहिए, फातिमा शेख की किताब, तुम्हारे हाथ में एक आदमी पढ़ता है तो सिर्फ एक आदमी पढ़ता है, और जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो महिलाओं को पढ़ाने से शिक्षित नहीं हो, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपनी देश की महिलाओं को शिक्षित करने का भी अधिकार हमारा है, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं अपने घर में अपनी माँ से सवाल करती हूँ तो मेरी माँ उन सवालों को सुनती है और समझती है। तो आप सभी लोग भी अपने घरों की महिलाओं को समझाइए, अपने घरों के जो, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फलाने की पत्नी है तो आई है बोल दिया, उनकी अपनी आइडेंटिटी को समझने की जरूरत है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि इस देश में जब जब किसी भी रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत पड़ी है, महिलाओं ने उतना ही हिस्सा लिया है। चाहे वो अभी सीए एनआरसी हुआ तो उसमें तमाम माइनॉरिटीज पर जो अटैक हो रहा था, जब इस देश में मुसलमानों पर अटैक हो रहा था, तो इस देश की महिलाएं ही सड़कों पर उतरी थी, और इस देश की महिलाओं ने ही सरकार पर सवाल किया था। तो अंबेडकर की सोच को सिर्फ जैसे कहने से नहीं होगा, अंबेडकर की सोच को उन्हें पढ़ने से बदलना पड़ेगा, और उसे अगर सच में समाज की रूढ़िवादी सोच को खत्म करना है तो अंबेडकर के विचारों को मानना होगा। और विचारों को इस देश में कितने लोग हैं जो ये कहने से कतराते हैं कि हमने अंबेडकर को पढ़ा है? बहुत कम, और उसमें उतनी ही कम वो महिलाएं जो पता है उन पर हर दिन हर तरीके से अटैक होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन समझिए, जिस दिन सरकार को सामने से, कांशीराम जी बहुत पहले ही, जब हमें पता चला कि इस देश में एक महिला यूपी में सीएम बनी और उसने समाज के ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मणवादी सोच को खत्म करने की चाह रखी, तो क्या हम यहाँ से संगठित होकर ये प्रण नहीं ले सकते कि हमें अपने घरों में जाकर उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है, और अपने घरों में जो नए लोग हैं, जो नई विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें एक करना पड़ेगा। अगर आज मैं आई हूँ इस समाज में सवाल करने, तो इस देश में ऐसे बहुत यूथ हैं जो इस समाज की रूढ़िवादी सोच से परेशान हैं। बस हमें उन्हें संगठित करने की जरूरत है, और संगठित हम तभी कर सकते हैं जब हम वहां तक ये सोच को लेके जाएंगे कि देश में अगर सच में बदलाव चाहते हैं, जातिवादी को खत्म करना है, तो हमें संगठित होकर उस समाज के सभी पहलुओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो अंबेडकर जी बहुत पहले कहते चले गए। तो इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप इस जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, उसे अपने घरों में लेके जाएं, अपने घरों के यूथ को बोले कि वो जुड़े, और ये जरूरत है, इस समाज में सच में जरूरत है अगर सच में प्रोग्रेस चाहते हैं। क्योंकि आप पॉलिटिक्स से दूर नहीं भाग सकते। आप ये नहीं कह सकते हम पॉलिटिकल नहीं हैं, आप नहीं होंगे, लेकिन आप पर तमाम तरीके के अटैक होंगे। आपके स्कूल में बच्चों को जब मनुस्मृति के पाठ पढ़ाए जाएंगे तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? तो कुछ तो होगा ना जहाँ पर आपको उसे रोकना होगा। वो उसे रोक आप तभी सकते हैं जब आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उन शब्दों को पढ़ेंगे और उन शब्दों को वहां तक लेके जाएंगे। तमाम स्टडी सर्कल्स चला सकते हैं हम, यहाँ लाइब्रेरी को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम महिलाओं को अलग तरीके से जोड़ सकते हैं।
जरूरी नहीं है, उन्होंने बहुत साल हो गए, उन्होंने किताबें बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी और अचानक हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि वो पढ़ें और सब समाज बदल जाएगा। अलग अलग तरीके से हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि हम लोग इस यूथ को जोड़ने के लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम अपने घरों में उस राजनीति को लेके जाएं और इस राजनीतिक व्यवहार को आगे बढ़ाएं, जिससे कि यूथ को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि संगठित हो। यूथ अपने आप संगठित हो जाएगा अगर वो शिक्षित रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों से। थैंक यू मैम, आपका भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बामसेफ के अंदर कैसे अनुयायियों का चयन किया जाता है, आप जानना चाहेंगे। देखिए, सच्चाई तो मैं बताऊँ कि मैं बामसेफ से इस तरीके से नहीं जुड़ी कि मैं उसके चयन को लेकर आपको बता सकूँ, लेकिन मैं सजेशन दे सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि इस तरीके से इसको अपनाया जा सकता है। देखिए, जब हम चयन करते हैं तो हम सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से रूप में लोगों को नहीं बोलते कि इतने प्रतिशत पुरुष आ जाए, इतने प्रतिशत महिलाएं आ जाए, इतने प्रतिशत और जो ग्रुप के लोग हैं वो आ जाए। लेकिन चयन जब करते हैं तो हम ये सोच को लेकर समझते हैं कि वो उस इंसान में कितनी काबिलियत है इस बात को समाज में 100 लोगों पर ये बात कहने की कि देश में अगर सच में किसी माइनॉरिटी का अटैक हो रहा है तो वो गलत है। तो जब आपके अंदर ये सवाल होगा, जब आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस होगा इस बात को समझने के लिए कि नहीं ज़रूरत है इसमें चेंज लाने की, तब वो चयन जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मानना यही है, मेरा सजेशन यही है कि हम किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम चयन करते हैं तब हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि उस इंसान का थॉट प्रोसेस कितना ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि आप हर जगह देखेंगे छोटे छोटे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन क्यों बने हैं, क्योंकि छोटी छोटी ईगो में लोग लड़ने लग जाते हैं। जब आपका थॉट प्रोसेस बड़ा होगा, जब आपका आइडिया बहुत बड़ा होगा, जब आपको पता होगा कि हमें इस एक दिन इस मुकाम पर पहुंचना होगा, तो उसके लिए आपको तमाम ग्रुप्स को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उन ग्रुप्स को जोड़ने के लिए आपका जो दिमाग है, जो आपका इंटेलेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मेरा मानना यही है, जिसका इंटेलेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा होगा वो बेहतर रूप से हमारी बात को रख पाएगा। मैम, ये बहुजन समाज के अंदर एकता कैसे आएगी, संगठन कैसे होगा? अभी विखंडन हो रहा है, क्या कारण है ये? देखिए, सच्चाई है बहुजन समाज के अंदर एकता नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुजन समाज कभी एकत्रित पावर में नहीं है। जी। बहुजन समाज हमेशा एकत्रित शोषण में हुआ है, उसमें शोषण हुआ है इतने सालों से, तो उसे लगा है कि हम पे शोषण होता आ रहा है। लेकिन जब आप शोषण के खिलाफ बोलना चालू करते हैं, जब आप किसी एक का प्रवक्ता बनते हैं, किसी एक समाज का प्रवक्ता बनते हैं, तो उसमें तमाम तरीके के लोगों के अपने सोच विचार होते हैं, है ना। क्योंकि हमने उस तरीके से लोगों को पढ़ाया नहीं है, एक थॉट प्रोसेस में हम लोगों को उनको लेके नहीं गए हैं। अगर हम अम्बेडकर की बात कर रहे हैं तो बहुजन समाज में बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अम्बेडकर का नाम नहीं सुना। आप जब गाँव में जाएंगे तो नहीं पता होगा। सही कह रहे हो आप। जय भीम बोलेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि हम क्यों बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया है, उस तरीके से उनको एकत्रित किया नहीं गया है कभी, तो पॉलिटिक्स के नाम पर भी उन्हें कभी एकत्रित किया नहीं गया है। और अगर उसे एकत्रित हम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं किस तरीके से, जब हम उन अपने जो विचार हैं उन गाँव के उन सभी कोने पर लेकर जाएंगे, जो शोषित वर्ग है उस सभी के आखिरी पहलू तक लेकर जाएंगे, तब वो समाज अपने आप एकत्रित होगा। बामसेफ की क्या भूमिका है कि जो देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और सबका विकास सबका साथ हो रहा है, तो इसमें बामसेफ की क्या भूमिका है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके सवाल से ही बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि विश्व गुरु बनने जा रहा है देश। अगर देश विश्व गुरु बनता ही तो इस देश में जो शोषित वर्ग है वो आज ज़्यादा शोषित ना होता। जी। इस देश में आज शिक्षा पर सवाल हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो वो देश कभी भी विश्व गुरु बन नहीं सकता जिसमें यूथ के पास नौकरी नहीं है, है ना। तो बामसेफ की भूमिका ये रह सकती है, बामसेफ की भूमिका ये रही है कि बामसेफ ने उन विचारों को आगे बढ़ाया है, उन विचारों को लोगों तक लेके गए हैं कि जब हम समाज के उन सभी पहलुओं को समझते हैं, तब हम ये सिर्फ नकार नहीं सकते कि नहीं भाई हम शिक्षित नहीं हैं, हमें पता नहीं था, है ना। तो जब तक उन सभी पहलुओं को हम समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये कहने का कोई अधिकार भी नहीं है कि हम बहुत विश्व गुरु हैं, है ना। जिस देश में आए दिन मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, जिस देश में आए दिन दलितों की मूछें रखने पर सवाल खड़ा हो जाता है ना,
तो वो देश का भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। जिस देश का शोषित वर्ग अभी भी शोषण से ही परेशान है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भारत, नमो बुद्धाय।